दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े फियर के बारे में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उस फियर को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम एक ऐसा नाम है जो बड़ों बड़ों को सोते हुए सपने में डरा दे, जो बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दे। और क्लास 11-12 में बच्चा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी घबराता है, काफी डरता है। लेकिन एक बात मैं यहां आपको ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक डरने की चीज नहीं है। अरे जब हम लोग कर गए, बाकी लोग कर गए, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? आप तो इसको चुटकियों में कर जाएंगे। ऑर्गेनिक में बस एक ही चीज की जरूरत है, एक मेथड, कुछ कंसिस्टेंसी और एक डेडिकेशन। ऑर्गेनिक बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगी। एक अगर ऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री के दौरान ठीक हो गई तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। क्लास 11th में ऑर्गेनिक थोड़ा सा ही हिस्सा है, लेकिन क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा हिस्सा कंसिस्ट करती है। एग्जामिनेशन के हिसाब से भी ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। तो हमें ऑर्गेनिक को एक सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी इस वीडियो सीरीज हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर आप इसे देखते जाइए, समझते जाइए कैसे हम शॉर्टकट्स में, कुछ सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चुटकियों में समझ जाएंगे। इस बात की हम शुरुआत करते हैं। चलिए आइए समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे बनने वाले कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, पहले एलिफेटिक कंपाउंड और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एलिफेटिक किसे कहा जाता है और साइक्लिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। एलिफेटिक का मीनिंग है ओपन चेन कंपाउंड, यानी जहां पर कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन है। ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड कहलाए जाते हैं। और अगर यही क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम साइक्लिक कहते हैं। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक दो तरह के, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत के लिए ही हम जान लें कि एलिफेटिक क्या है, साइक्लिक क्या है। एक शुरुआत यहां पे आना जरूरी है। इसके बाद आगे आपको बढ़ना चाहिए फंक्शनल ग्रुप से। बहुत बार हम फंक्शनल ग्रुप शब्द यूज करेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है यह भी तो पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग है ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एटम का एक ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास OH, CHO, COOH, NH2, ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप है। इसे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन फंक्शनल ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है। सो ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब सारी रामायण एक ही दिन में तो नहीं पढ़नी, धीरे धीरे सीखना है। तो शुरुआत के लिए इतना भी बहुत है कि भाई फंक्शनल ग्रुप नाम की कोई चीज होती है। ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं
तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये दो कंपाउंड हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं और काफी हद तक सेम भी होगी। तो ऐसा ग्रुप जिनकी जो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करें फंक्शनल। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास ये कंपाउंड है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी? समझ जाओ, यहां एल्कोहल है, यहां एसिड है। जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगी। तो फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग हो गया जो प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करे उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और यहां से हमने इस बात को सीखा। और भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जैसे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही COCl एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, ऐसे ही CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली अगर इस तरह से दिया गया है एस्टर फंक्शनल ग्रुप इसे कहा जाता है। मेनली क्लास 10th 11th 12th में आपको इसी तरह के फंक्शनल ग्रुप मालूम होने चाहिए ना। हम जान चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एटसेट्रा। अब सीखते हैं अगली चीज जिसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहा जाता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, देखें हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंपाउंड हैं, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 14 कार्बन, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड हैं। और शायद आप ये जानते होंगे कार्बन की ही प्रॉपर्टी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्या याद है आपको इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कैटिनेशन। जी हां, इसे कहेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से कार्बन और कार्बन के एटम लगातार आपस में कंबाइन हो सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, हजारों कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन का साइज ऐसा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है और इसी वजह से ये कैटिनेशन शो करता है। इस तरीके से अब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बार बार हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से लिखना CH3 CH2 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 एटसेट्रा एक काफी मेहनत का काम लगता है। तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ सिंपल से मेथड के जरिए लिखा जाए। सिंपल से मेथड के जरिए तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कुछ लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे एंड एवरी एंड एंड एवरी बेंड रिप्रेजेंट वन कार्बन। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, एवरी एंड एंड एवरी बेंड रिप्रेजेंट वन कार्बन whose valencies are satisfied by hydrogen। कुछ लाइनें लगाएंगे हम और हर एक एंड और हर एक बेंड पे एक कार्बन को कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड X, Y, Z, W, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें समझना होगा कि आखिर ये क्या है। तो हमने कहा लाइनों के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहा जाता है। हर एक एंड और हर एक बेंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां एक एंड है, इसका मतलब एक कार्बन, ये बेंड है, इसका मतलब कार्बन, ये एंड है कार्बन, एंड है कार्बन, एंड है कार्बन। इस तरह से हर एक एंड और हर एक बेंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा।
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 की। एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें, कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी और अल्फाबेट एक्स इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा। चाहे तो ऐसे ही इसको नॉमेनक्लेट कर दिया जाए या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे हमें इसको विजुलाइज करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। और क्या बनाएंगे? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड को कहा जाएगा। ऐसे ही लेटर वाई है, कार्बन 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 और यहां भी कार्बन। वैलेंसीज बाय हाइड्रोजन CH3 एंड सो ऑन। इस तरह से कंपाउंड को डिकोड किया और फिर IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली इसको नोमेनक्लेट किया जा सकता है। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को कुछ लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर W। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी शेप में कंपाउंड को डिकोड करें, आप लीनियरली भी डिकोड कर सकते हैं। कैसे देखें? ये एक कार्बन है, लिख दिया। बेंट पे एक कार्बन है, यहां लिख दिया। ये एक कार्बन बेंट पे है, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा। इस तरह से हमने इस शेप में ना जाके लीनियरली अपने इस कंपाउंड को लिख दिया। और वैलेंसीज को पूरा कैसे करेंगे हम? हाइड्रोजन के जरिए। एक बॉन्ड बना हुआ है, CH3 CH2 एंड सो ऑन। इस तरह से लेटर W पेंटेन है, इसे पेंटेन कहा जाएगा। इस तरह से हम कुछ कंपाउंड्स को लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करना सीख पाएंगे। अब देखें ऐसे ही अगर हमें कंपाउंड इस तरीके से दिया जाता है, ऐसे, तो भी आपने वही काम करना है। कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन एंड सो ऑन। और वैलेंसीज को हमने यहां पूरा किया और इस तरीके से हमने देखा ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 पेंट टू इन, इसे यहां पर कहा गया है। इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन को हमने किया। अब बस यहां पर एक ही बात ध्यान रखनी है। बात यह ध्यान रखनी है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा उस पे बेंट कभी भी नहीं आ सकता। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी बेंट नहीं होता, वो हमेशा लीनियर होता है। सो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंट पे नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इथाइन है, हम इथाइन को सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन बाय द डॉट, कार्बन बाय द डॉट। अगर हमारे पास प्रोपाइन प्रेजेंट है तो प्रोपाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे बेंट तो हमें दिखाना नहीं है, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ये प्रोपाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली, अगर हमारे पास ब्यूट टू आइन है, अब ब्यूट टू आइन ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगेन इस पे बेंट तो आ नहीं सकता, यहां डॉट, यहां डॉट। इस तरह से ब्यूट टू आइन को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसे हमें सबसे पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में सीखना चाहिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कंपाउंड्स को लिखना आना चाहिए। ऐसे हमें ऑर्गेनिक की शुरुआत करनी चाहिए। अब अगला स्टेप है आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। उन वीडियो लेक्चर्स को देख के आप IUPAC नोमेनक्लेचर यहां पर सीख सकते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से कुछ सिंपल शब्दों में
IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जहां नोट करना हो नोट कीजिएगा और उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। Nomenclature means to assign name to any substance or chemical compound. Nomenclature is of following two types: common nomenclature or trivial nomenclature, and second is IUPAC nomenclature. Common names are those names which varies from place to place and languages to languages, whereas IUPAC names always remain same irrespective of the place and irrespective of languages. Name of any compound consists of following three components: prefix, word root, and suffix. So let's understand what they are, what is prefix, what is word root, and what is suffix. First of all, let's understand word root. Word root are those words which tells us about number of carbon present in an organic compound or in parent chain. For example, if we have only one carbon, we use word root meth. For 2 carbon, it is eth. For 3 carbon, it is prop. For 4 carbon, but, etc. For example, as in case of methane, word root is meth and it represents 1 carbon. So we can see we have here word root from carbon number 1 to carbon number 10. For carbon number 10, the word root is a dec. For carbon number 11, if we have 11 carbon, word root can be written as 1 plus 10, so it will be undec. For 12, it is dodec. For 13, it is tridec. For 14, it is tetradec, and so on. So you can check various word roots as now let's understand suffix. Suffix are those words which are used after word root. It is of two types: primary suffix and secondary suffix. Let's understand primary suffix. These are the words which tells us about saturation and unsaturation present in a molecule. Saturated compounds are those compounds which possess carbon-carbon single bond, whereas unsaturated compounds possess carbon-carbon multiple bond. So, if a compound possesses all the single bond, we use primary suffix "-ane". For double bond, it is "-ene". For two double bond, it is "di-ene". For triple bond, it is "-ine", and for two triple bond, it is "di-ine". So in this way, we can predict about saturation and unsaturation. So till now, we know about word root, which represent number of carbon, and primary suffix, which tells us about saturation and unsaturation. Remember one thing while writing the name of organic compound, that if primary suffix starts with letter other than
vowel or Y. Means A, E, I, O, U and Y. Then we add letter A to the word root. So let's try some name, how to arrange these two components, word root and primary suffix. In the given compound, we have 4 carbon atom, so word root will be but. Compound possess one double bond, and for double bond, the primary suffix is "ene", so the name of compound is butene. In the second example, again we can see the number of carbon atoms are 4, so word root again is but. The compound possess 2 multiple bond, so we can say primary suffix is diene. So, as I told you, if primary suffix starts with letter other than vowel and Y, then we add A to the word root. So in this case, we add A to the word root, hence the name will be butadiene. Now understand secondary suffix. Secondary suffix are those words which tells us about functional group present in a molecule. Functional group means a group of atom which determines the properties of a compound, like alcohol, aldehyde, carboxylic acid, etc. So let's understand what are the common suffixes. For OH, that is alcohol, suffix is -ol. For aldehyde, it is -al. It also have special suffix carbaldehyde. For ketone, it is -on. For carboxylic acid, oic acid, special suffix carboxylic acid. For acid amide, it is amide and carboxamide. For acid chloride, oil chloride and carbonyl chloride. For esters, it is OAte and carboxylate. For cyanide, nitrile and carbonitrile. For isocyanides, isonitriles. For NH2 group, it is amine. So till now, we know about word root, which tells us about number of carbon atom, primary suffix, which tells us about saturation and unsaturation, and secondary suffix, which tells us about functional group. Always keep in your mind 2 points given on bottom of the page. First point, if primary suffix starts with a letter other than vowel and Y, then we add A to the word root. Similarly, if secondary suffix starts with letter, vowel and Y, then we remove letter E from primary suffix. For example, if we have molecule CH3, CH2OH, it possesses 2 carbon, hence word root is eth, carbon-carbon single bond, so primary suffix is -ane, and functional group alcohol, so secondary suffix is -ol. So from first point, we can see primary suffix starts with vowel, that is A, so there is no need to add letter A to word root, but secondary suffix, that is -ol, starts with
vowel, so we will remove letter E from primary suffix. Hence, the name of the compound is ethanol. So let's understand. A prefix. These are the words used before word root. It is of two types, primary prefix and secondary prefix. A primary prefix tells us about cyclic compound. So we use primary prefix like cyclo, bicyclo and spiro. A secondary prefix tells us about the substituent. So let's understand overall component which we will use during nomenclature. First of all, we will write secondary prefix, then word root, then primary suffix, and then secondary suffix. So, for this compound, let's understand which part represent which component. First of all, check the functional group. Compound possess carboxylic acid as functional group. So for functional group, we will use secondary suffix, which is oic acid. Second is number of carbon atom in a chain, and number of carbon atom in a chain is represented by word root. Then multiple bond in a compound is represented by primary suffix. In this molecule, we have two groups, Cl and NO2, which are not functional group. So they are called as substituent, and for substituent we use secondary prefix. So in this way we can understand secondary prefix is for substituent, word root